नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। अर्थी बेचने वाला भी दुआ किसी की मौत की नहीं बल्कि अपना पेट भरने की करता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो किसी की चिता से भी अपना चूल्हा जलाने की सोचते हैं। हमारा आज का एपिसोड रिश्तों के उन तानों बानों के इर्द गिर्द है जहां रिश्ते मतलब के लिए बनाए जाते हैं और तोड़ भी दिए जाते हैं। कहाँ चले गए तुम इतने दिनों से? वापस आ जाओ। लागे अब ससुराल वाले ज्यादा तंग करने लगे हैं तने। तो क्या भाई की खबर भी ना लेने देंगे तने? नहीं भाभी, मैंने पूछा था नकुल जी से, लेकिन उन्हें भाईसा के बारे में कुछ ना पता। जाने ना है या फिर बताना ना चाहे है? अभी आप मारे पे शक कर रही हो? अरे राकेश मेरा साला बाद में बना, पहले मेरा दोस्त था। ये भी तो हो सके कि मियाँ बीबी की मारपीट के चक्कर में जीजा साला में दुश्मनी हो गई हो। साले लहसुन के बीज, साला मैं तेरा नहीं अरे बेटे का हूँ। 4 दिन से जीजा जी गायब हैं। हमारी बहन पेट से होते हुए भी पूरे गांव में ढूंढ रही है। मानने तो लागे है कि लोग लालच के चक्कर में कहीं तने नहीं तो अपने बेटे को गायब कर दिया। अरे राम, ये थारे दामाद नकुल की जमीन है। सोच क्या रहे हो? दामाद है तो बख्श दोगे? कोई बख्शे या न बख्शे, लेकिन मेरी बहन बाकुरी को उसकी पति की हत्या का भौताड़ा जरूर मिलेगा। राकेश थारी बहन का पति होने से पहले मारा बेटा था। मौताड़ा पर माराक बनता है। तो ठीक है भाइयों, सोच क्या रहे हो? उठाओ इसे और ले चलो उस नकुल लंगड़े के घर। राकेश जी, कोई रोको। बाकुरी, संभाल अपने आप को। मर को उठारो राकेश। और जब तक उसका मौताना ना मिलेगा, ये लोग उसे चिता भी नसीब ना होने देंगे। राजस्थान के भील और गरसिया समुदाय में अगर कोई खेतीहर मजदूर खेत में काम करते हुए मारा जाता है तो उस जमीन के मालिक को मजदूर के परिवार वालों को हर्जाने की एक रकम देने का नियम था, जिसे मौताना कहा गया। लेकिन बदलते वक्त के साथ इस प्रथा ने ऐसा भयानक रूप इख्तियार किया कि मौत एक मजाक और मौताना एक ऐसा व्यापार बन गया जिसने लोगों से उनका ईमान और मुर्दों से उनकी अर्थी तक का हक छीन लिया। साल 2014 में राजस्थान कोर्ट ने मौताना प्रथा पर पाबंदी लगा दी। लेकिन हमारे देश में आज भी ऐसे कुछ गांव हैं जहां पर नियम, कायदे, कानून देश के संविधान के मुताबिक नहीं बल्कि वहां के कुछ ताकतवर लोगों की मर्जी से चलते हैं। और टिप्पणियां भी एक ऐसा ही गांव है जहां दूर दूर तक कोई पुलिस स्टेशन तक नहीं है। लेकिन गांव वालों को ना तो पुलिस के पास जाने की गरज थी और ना ही हत्यारे को सजा दिलवाने में किसी की दिलचस्पी थी। और मौताना के नाम पर ऐसा खेल खेला जाने वाला था कि जिसमें सिर्फ कानून की ही नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स की भी धज्जियां उड़ने वाली थी। मारे से मौताना वसूल हो गए। मारे को ना पता था कि मारी बेटी का पति मारी ही बेटे का हत्यारा निकलेगा। अरे मैंने नहीं मारा राकेश को। अरे ये प्रपंच किसी और को सुनाना। सीधे सीधे अपना पाप मानो और मौताने की हामी भरो। अरे सोच क्या रहे हो? एक दिन का समय है तुम्हारे पास। हम कल फिर आएंगे। अगर कल तक तुमने मौताने की हामी नहीं भरी तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद। राकेश 4 दिन पहले से गायब था, यानी उसकी लाश भी 4 दिन पहले ही गाड़ी गई होगी। तो फिर 4 दिन बाद गांव वालों को कैसे पता चला कि नकुल ने अपने खेत में राकेश की लाश को कहां गाड़ रखा था? मैंने कुछ ना पता साहब। जब मैं वहां पहुंची तो सब बोल रहे थे कि नकुल ने इनको मारा है। नकुल राकेश जी की बहन को भी घड़ा मारता था साहब। शायद इसी बात को लेकर दोनों जीजा साला में झगड़ा हुआ होगा साहब। तो नकुल ने ये बात मानी, अपना गुनाह कबूल किया, वो मौताना देने के लिए राजी हुआ? मैंने कुछ ना पता साहब। मैंने बस अपने पति का अंतिम संस्कार करना है और ना देख सकूं उन्हें इस हालत में। यह सब उस हरिराम की चाल है साहब। अपना बेटे को मार के हमारी जमीन में गाड़ दिया ताकि मारे से मौताना वसूल सके। आरोप तो कोई भी किसी पे लगा सकता है। साला जीजे को नहीं मार सकता तो फिर बाप बेटे को कैसे मारेगा? अरे पैसे का यार है साहब वो, उसे बेटे की कुछ ना पड़ी। अपने बेटे से कम उम्र की तो लुगाई लेके आया हुआ है वो।
पहले इन्होंने मेरे बेटे को मारा, अब मेरी बेटी की जान के पीछे पड़े हुए। पति रोज उसे मारता है, ससुर रोज गालियां निकालता है, अपना दुखड़ा रोज मेरे पास आके रोती रहती है। साहब मुझे तो डर है कि कहीं उसकी जान भी ना चली जाए, ये उसे मार ना दे। उसने अपनी बेटी भी ब्याही ना साहब, तो हमसे नकदी और 1 किला जमीन ली, और वो सोचता है कि मेरे लंगड़े बेटे से अपनी बेटी ब्याह के उसने हम पे एहसान किया है। वो जैसा भी हो, तुम्हारी बहू का चेहरा बता रहा है, भले लोग तुम भी नहीं हो। मारता है तू अपनी बीवी को? अब साहब मियाँ बीवी में अनबन तो होती है, कभी कभी हाथ उड़ जाता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं अपनी बीवी को प्यार ना करता। अपनी बीवी से प्यार करता है तो फिर बीवी के भाई को किस नफरत में गाड़ दिया तूने? और मैंने कभी अपने दुश्मन की कब्र ना खोदी, मैं अपने दोस्त को कैसे गाड़ूंगा साहब? साहब भले ही भाईसा की लाश नकुल जी के खेत से मिली है, लेकिन नकुल जी ने भाईसा को नहीं मारा। पति के डर से कुछ छुपा तो नहीं रही ना तुम हमसे? फिर तुम्हें अपने पति से इतनी भी शिकायत नहीं कि वो तुम्हें मारता है? औरत क्या शिकायत करेगी साहब? भाईसा को बोलती तो वो नकुल जी को 2 बातें कहकर चुप हो जाते, और पिता ने तो कभी सुनी ही नहीं हमारी। क्या तुम्हारे पिता इतने गए गुजरे हैं कि मौताना के लालच में अपने बेटे की हत्या का षड्यंत्र रचे? षड्यंत्र का तो पता नहीं साहब, पर हाँ लालची तो है वो। गड़ी लाश आंखों से तो दिखती नहीं, ये कैसे मालूम हुआ कि नकुल के खेत में लाश किस जगह पर गड़ी थी? साहब मैंने नहीं पता, मैंने तो सुना कि नकुल के खेत में हमारे बेटी की लाश है। मैं दौड़ के आया, देखा तो गड्ढा खोदा हुआ था, उसमें राकेश था। लाश गड्ढे में थी तो गड्ढा किसने खोदा? मैंने नहीं पता, पहले से लोग वहां मौजूद थे। आप तो जानते होंगे कि गड्ढा किसने खोदा? मैं और हमारे आदमी तो हरिराम के बाद पहुंचे थे वहां। राकेश की हत्या का राज समझने के लिए पुलिस अब ये जानने में जुटी थी कि अगर राकेश को मारकर गाड़ दिया गया था तो वो शख्स कौन था जिसने हत्या के 4 दिन बाद नकुल के खेत में वो गड्ढा खोदा जिसमें राकेश की लाश मिली। सिंह वो जो भी था ये जानता था कि राकेश की लाश यहाँ गड़ी हुई थी, और अगर नकुल ने राकेश को गाड़ा था तो ये गड्ढा खोदने वाला जरूर नकुल का राजदार होगा, जो ये चाहता था कि नकुल फंस जाए। और अगर राकेश की हत्या मौताना के लालच में हुई है तो ये काम हरिराम के इशारे पे हो सकता है। सर हरिराम लालची है, ये गांव वाले भी बता रहे थे, लेकिन जिस दिन राकेश गायब हुआ उस दिन आसपास के खेत वालों ने राकेश और नकुल को दोनों को यहाँ देखा था। ये खेत नकुल का है और वो राकेश का। दोनों जीजा साले दोपहर का खाना साथ ही खाया करते थे। सर पता चला है जिस दिन राकेश गायब हुआ उस दिन हरिराम के घर पूजा और भोज का कार्यक्रम था। नकुल ही नहीं बल्कि आधा गांव हरिराम के घर पे था, लेकिन नकुल और राकेश खेत पे आए थे। अगर हरिराम के घर पे पूजा और भोज था और आधा गांव वहां था तो सिर्फ नकुल और राकेश ही खेत पर क्यों आए थे? साहब राकेश जी को खेत पर घना काम था, वो तो पूजा तक ना रुकने वाले थे, लेकिन मैंने ही उन्हें पूजा तक रोक कर रखा था। हो गई पूजा खत्म, अब जाऊं मैं खेत पे? हाँ बाबा जाइए। राकेश रुक रुक, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। ये पूजा पाठ तो चलती रहती है, लेकिन रोटी तो मेहनत करके मिलेगी। सही घर चल। अरे आरती तो ले ले। भगवान को भोग लगवा दिया है, खा के जाओ। बापू देर हो रही है, खेत पे जाना है। चलो कोई नहीं, तुम खेत पे जाओ, मैं वहीं भिजवा दूंगा। हाँ ठीक है, चल चल ले। मैं तो उनके लिए खाना लेकर जाने वाली थी, लेकिन मैं पेट से हूं ना, इसलिए मेरी ननद वंदना खाना लेकर गई। हाँ साहब, उन दोनों के लिए खाना मैं ही लेकर गई थी। जब तुम खेत में पहुंची तब राकेश और नकुल दोनों थे वहाँ? हाँ साहब। सर दोपहर तक तो राकेश खेत में ही था, फिर उसके बाद वो चला गया था। भोज छोड़ के वो काम पे आया, तू कह रहा काम छोड़ के चला गया, कुछ छिपा तो नहीं रहा ना तू हमसे? नहीं साहब, वो सच में चला गया था। कहाँ चला गया था? वो बांसवाड़ा जाना था उसको। बांसवाड़ा क्यों? ये तो नहीं पता, लेकिन वहां किसी से मिलने वाला था। सिंह ये राकेश के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, उसके फोन की आखिरी लोकेशन भी पता करो, क्योंकि अगर ये नकुल झूठ बोल रहा है तो तुरंत पकड़ा जाएगा। सब थारी है मजाल कि तेरे हमारी बहन बाकरी को घर से निकाला? हाँ करे हो, बोल कहाँ ही करेगा? वो तेरे छोरे की विधवा है, गुजारे भत्ते का 25 लाख और जमीन जायदाद का आधा हिस्सा देना पड़ेगा। थारी धमकी से न डरने वाला मैं। तो फिर तैयार हो जा, अभी मैं पंचों को लेके आता हूँ। देख अगर अपनी बहन से रिश्ता रखा ना तो गुजारा भत्ता तो क्या मोताने की हिस्से से भी जाएगा। तेरी बहन हमारी नहीं, पंचों की भी आंख की किरकिरी है, मरना है कि उसके साथ। सर राकेश की हत्या से 4 दिन पहले दोपहर 1 बजे तक उसके फोन की लोकेशन टिप्पणिया गांव की ही थी, लेकिन फोन बंद होने के आधा घंटे पहले उसे कॉल आया था बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से?
सर मैं राजस्थान पत्रिका में पत्रकार हूँ। मैंने ही राकेश को बांसवाड़ा बुलाया था, लेकिन वो आया ही नहीं। क्यों बुलाया था उसे? सर राकेश के गांव में आज भी मौताना की प्रथा चालू है और राकेश इसके खिलाफ लड़ना भी चाहता था और इसी के संबंध में वो मुझे कुछ जानकारी देने वाला था। मुझे तो लगता है राकेश को भी इन्हीं लोगों ने मारा है जिनकी वो पोल खोलने वाला था। किन किन लोगों की पोल खोलने वाला था वो? सर सरपंच और उसके गुंडे तो हैं ही, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो मुर्दों की चिता छीनकर अपने फायदे के चूल्हे जला रहे हैं। सब मिलकर उस परिवार को भड़काते हैं जो मौताना का लेनदार होता है और मौताना की रकम से एक मोटा हिस्सा सरपंच हड़प लेता है। माँ जी, आपकी दवाई। आज से ये हमारे साथ रहेगी। हमें नहीं पता राकेश किसको क्या बताने वाला था। अगर वो किसी को कुछ बता भी देता तो हम नहीं डरते। सरपंच हैं इस गांव के, किसी को डराने धमकाने का काम नहीं हमारा। जो भी करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। मरे हुए लोगों की लाश पे डंके बजाते हो, जिंदा लोगों के साथ क्या करते होंगे इसका अंदाजा है हमें। लेकिन राकेश को आपने डंके की चोट पे नहीं मारा सरपंच जी, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो मौताना वसूलने का खेल खेल नहीं पाते आप। हमने किसी को नहीं मारा। अरे सारा गांव बोल रहा है कि राकेश को नकुल ने मारा है, पर आप पुलिस वालों को तो जलेबी घुमाने में मजा आता है। घुमाओ, खूब घुमाओ, इस केस को नहीं घुमा पाओगे। केस तो एक और बनेगा आप पर सरपंच जी। मौताना पर कोर्ट ने पाबंदी जो लगा रखी है, और उस पाबंदी को हटाने की अर्जी भी हमने दे रखी है। राकेश की लाश ले जाने दी, ये ना समझना कि हम डर गए। 34 गांव के मुखिया मेरे साथ हैं। मेरे नाम का सम्मान निकला ना तो सारे जिले में आग लग जाएगी, आग। सिंह, अगर अभी हमने मौताना पे कार्रवाई की तो राकेश की हत्या का मुद्दा दब जाएगा। वो पत्रकार धीरेन कह रहा था कि राकेश सरपंच के अलावा और कई लोगों की पोल खोलने वाला था। पता करो कि कहीं उसमें हरिराम तो शामिल नहीं, क्योंकि राकेश की हत्या सिर्फ उसकी आवाज दबाने के लिए ही नहीं, मौताना वसूलने के लिए भी हुई है। पत्रकार के बयान के बाद राकेश की छवि एक सामाजिक शुभचिंतक के रूप में सामने आई, जो सिर्फ रूढ़िवादिता के खिलाफ ही नहीं बल्कि ग्राम परिषद के सत्ताधारियों के खिलाफ भी आवाज उठाना चाहता था, जिनकी वजह से हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी पिछड़ा हुआ है। पुलिस ने काफी अहम जानकारियां जुटाई। पुलिस ये भी जान चुकी थी कि राकेश की गर्भवती पत्नी अब राकेश के उस जीजा के परिवार के साथ रहने लगी थी जिसे सिर्फ गांव वालों ने ही नहीं बल्कि खुद उसने भी अपने पति का हत्यारा बताया था। बाकुरी ज्यादा रोया नहीं करते, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। आप तो पूछ ले, ये पानी पी ले, सब ठीक हो जाएगा। ए नकुल, बाहर आ। हाँ आया। नकुल जी पे बड़ी जल्दी भरोसा कर लिया तूने। नहीं, हमारा मतलब कल तक तो तू उनको भाई साहब का खून ही मान रही थी, और आज यहाँ उस विधवा को यहाँ रख के पुलिस की नजरों में उठने की मत सोच। गांव में सरपंच की चलती है, नजदीक का पुलिस थाना भी 70 किलोमीटर की दूरी पर है। सरपंच के गुंडे हमें काट के गायब भी करा देना तो भी पुलिस तक खबर ना पहुंचेगी। बाकुरी बहादुर की बहन है और बहादुर है सरपंच का चमचा। बहन को सहारा देकर के भाई को मैं अपने मुताबिक चलाऊंगा, क्योंकि पुलिस बहन के साथ है। अब होगा यूं कि पुलिस भी अपने साथ होगी और पंचो और हरिराम की चाल भी पता चलती रहेगी। अब बहन है तो क्या हुआ, गांव के नियम से तो बढ़ के ना है ना। खत्म, मारा और बाकुड़ी का रिश्ता खत्म। 100 गिरगिट मरे होंगे तब ये लंपट पैदा हुआ होगा। अभी जीजा जीजी का पाठ पढ़ा रहा था, राखी का बंधन भूल गया। राखी तो बढ़ गई सूली। ये बताओ कि आंगन में गाड़ना है कि चौराहे पे ना। अभी यो सब ना करना, अभी तो बस यो जुगाड़ करना है कि पुलिस को यह यकीन हो जाए कि राकेश की हत्या नकुल ने ही की है। नकुल जेल जाएगा, हम मौताना उसके बाद से वसूल लेंगे। सर, टिपनिया गांव में जितना मौताना वसूला जाता है उसका 20 से 40% पंच लेते हैं। उसका कुछ हिस्सा वो अपने पाले हुए गुंडों में बांट देते हैं। लेकिन चौंकाने वाली इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि बाकुरी का भाई बहादुर सरपंच का राइट हैंड है और हरिराम की भी उससे साठगांठ है। जिन लोगों से मौताना मांगा जाता है उन्हें सिर्फ धमकियां नहीं दी जाती, बल्कि पैसा ना होने पर हरिराम से कर्जा भी दिलवाया जाता है। और जो लोग कर्जा नहीं चुका पाते हैं
हरिराम उनका जीना हराम कर देता है। कई लोग आज भी कर्ज चुका रहे हैं, कई लोगों की जमीन आज भी हरिराम के पास गिरवी पड़ी है। और हाँ सर, हरिराम की बीवी सुषमा भी एक ऐसे ही कर्जदार की बेटी है। 3 साल पहले बाप कर्जा नहीं चुका पाया तो हरिराम ने बेटी का हाथ मांग लिया। हरिराम का बेटा राकेश शुरू से इसके विरोध में था, तभी से बाप बेटे के बीच अनबन शुरू हो गई थी। सिंह, तो हो सकता है कि हरिराम ने ही अपने बेटे राकेश को मार डाला हो, लेकिन फिर भी इससे पहले हमें बांकुरी के भाई बहादुर की कहानी समझनी होगी। सर, एक बात बहादुर की बहन बाखुरी की भी खटक रही है। वो राकेश की बीवी थी, उसे हरिराम और अपने भाई के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा, लेकिन बाखुरी तो अपने पति का हत्यारा नकुल को मानती है। और अगर वो ऐसा सोचती है तो फिर उसके घर में क्यों रह रही है? तुम इस बांकुरी से बात करो, मैं इस बहादुर से बात करता हूँ। साहब आप लोग गलत समझ रहे हो साहब। भला मैं क्यों चाहूंगा कि हमारी बहन विधवा हो? अपने जीजा का मौताना तो चाहता ही था ना तू, और पंच के इशारे पे लोगों को मौताना देने के लिए धमकी देता है। तेरा जीजा सबकी पोल खोलना चाहता था, पता था ना तुझे? नहीं साहब, लेकिन हमारे जीजा हमेशा पंचों का साथ छोड़ने के लिए बोलते थे। मैं क्या करता साहब, जब से होश संभाला है साहब, वो पंचों के ही टुकड़ों पे पला। पेट के चक्कर में सब भटक गया था, लेकिन अब नहीं साहब, अब मैं अपने बहन बाखुरी के साथ हूं, भले ये गांव उसके खिलाफ हो। अगर तू अब अपनी बहन के साथ है तो फिर अपने साथ क्यों नहीं रखा अपनी बहन को? अगर मैं अपनी बहन बाखुरी को अपने साथ रखूंगा साहब, तो ये पंच हम दोनों को गांव से बाहर निकाल देंगे। तेरी बहन राकेश का हत्यारा नकुल को मानती थी, तो फिर अब नकुल के घर में क्यों रह रही है? चक्कर क्या है ये? साहब, मैं मानती हूँ कि मैंने पहले नकुल जी पर शक जताया था, लेकिन वह हमारी गलत फहमी थी साहब। और ये गलत फहमी दूर कैसे हुई? बाखुरी, तुम्हारी बहन है और अपने भाई पे भरोसा रख, परेशान मत हो। तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है, तू इसके साथ चली जा। माने पता है आप मैंने राकेश का हत्यारा मान रहे हो, पर हमारा यकीन करो, थारा ससुर मने फंसा रही हो। हाँ बाखुरी, अगर नकुल ने जीजा जी की हत्या की होती तो पता भी न चलता कि लाश कहाँ गड़ी है, पर उस ससुरे को सब पता है और उसके चेले को भी। हाँ साहब, ये गड्ढा हरिराम के चेले ने ही खोदा था, पर पहले मुझे पता नहीं था साहब। पहले नहीं पता था तो अब कैसे पता चला? वो साहब, जिस वक्त लाश नकुल के खेत में मिली तो थोड़ी देर पहले ही मैंने हरिराम के चेले को खेत में हाथ मुंह धोते हुए देखा था। बाद में वही चेला हरिराम को नकुल के खेत में ले गया। साहब, राकेश जी परायों की ही ना बल्कि अपने बाबूजी की भी घनी फिक्र करते थे। वो उन्हें हमेशा समझाया करते थे कि कम से कम गरीबों की बद्दुआ तो ना ले। बापू, धनिया की जमीन की जब्त की, तुरंत उसकी जमीन वापस कर दो। 6 महीने से ब्याज नहीं दिया उसने, तो जमीन पर कब्जा ना करूंगा तो बोल क्या करूं? आरती उतारूं? आरती ना, उसकी इज्जत उतारना चाहते थे। जमीन तो बाद में जब्त की, पहले तो उसकी बेटी मांग रहे थे। आप लालची नहीं, हफ्सी भी हो। एक मजबूर की बेटी की जिंदगी बर्बाद करके अब दूसरे की बेटी पे लाल टपका रहे हो। हमारे घर में रहना है ना तो आवाज नीची रखा कर, नहीं तो किसी दिन तेरी आवाज। राकेश पंचों और हरिराम की नहीं, तुम्हारे भाई की भी पोल खोलना चाह रहा था। कभी राकेश ने इस बारे में कुछ नहीं बताया? ऐसा तो कुछ ना बताया साहब, लेकिन ये हमारे भाई बहादुर को कुछ ज़्यादा पसंद ना करते थे। इन्होंने कई बार मुझे बहादुर को घर आने से मना करने को भी कहा, लेकिन साहब हमारा भाई जैसा भी हो वो हमारा सुहाग ना उजाड़ सके है। कहाँ मर गया ये छगन? फोन ही ना उठा रहा। जाके ढूंढो, आके फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? जाओ। जी हुकुम। मैं मानता हूं कि गड्ढा मैंने ही खोदा था साहब, लेकिन मैंने छोटे मालिक को नहीं मारा था साहब, ना ही मैंने उनको गाड़ा था साहब। तो क्या फिर हरिराम ने मार के गाड़ा? बड़े मालिक को तो तब तक मालूम ही नहीं था साहब कि छोटे मालिक मर चुके हैं, और उन्होंने तो खुद नहीं मुझे छोटे मालिक को ढूंढने के लिए लगाया हुआ था साहब। तेरा छोटा मालिक चूहा था जो गड्ढा खोद के ढूंढ रहा था उसे? ऐसी बात नहीं है साहब, मैं तो बड़े मालिक के खेतों में काम कर रहा था साहब। उतनी देर में मुझे नकुल जियाजी के खेतों से कुत्ते के रोने की आवाजें आने लगी, तो मैं तो उन कुत्तों को भगाने के लिए गया था साहब, लेकिन वहां जाकर देखा मैंने बड़े मालिक को नकुल जियाजी के ऊपर पहले से ही शक था साहब,
इसीलिए मैंने उस उथली हुई जमीन को खोदा था साहब। उनके इशारे की वजह से मुझे छोटे मालिक की लाश मिली थी साहब। वो इशारा कुत्तों का था या हरिराम का? नहीं साहब, बड़े मालिक अपने बेटे को नहीं मार सकते साहब। छगन मोटी चमड़ी का है, जितना भी पीटो सच बोलेगा, मेरे खिलाफ तो कभी ना बोले। तुम्हें क्या लगता छगन का झूठ सुनकर हम यहां आए? आप अपने मन में कुछ भी मनगढ़ंत सोच लो, आपकी मर्जी, पर छगन कभी भी मेरे खिलाफ ना बोले। क्या लगता है तुम्हारी बात पर हम यकीन करेंगे? गलती छगन की थी, गड्ढा खोदने से पहले गांव वालों को इकट्ठा करना चाहिए था। तो तुम सोचते हो छगन नहीं टूटा तो तुम बच जाओगे? आपने मेरे एक आदमी को पकड़ करके मेरा एक झूठ पकड़ लिया, पर सच ये है कि नकुल ने मेरे बेटे को मारा है। आप मेरे को और मेरे आदमी को कितना भी तोड़ लो, सच नहीं बदलने वाला। अरे जीजी, अरे लेटी रहो, पेट से हो ना? हमारी वजह से आपको कितनी दिक्कत हो रही है। नहीं, हमारी तो किस्मत में ही सेवा करना लिखा है। वैसे तुम्हारे पेट को देखकर लगता है कि डिलीवरी 9वें महीने की बजाय 7वें महीने में ही हो जाएगी। हाँ शायद। सर, राकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के हिसाब से हत्या जहर देकर की गई। उसके दांतों से खाने के ट्रेसेस मिले, शायद उसके खाने में जहर दिया गया था। और हाँ सर, हत्या का दिन और समय उस दिन से मैच करता है जिस दिन राकेश का फोन बंद हुआ था। मतलब कि वो दिन जब हरिराम के घर में भोज और पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। लगभग सारा गांव वहीं पर था, लेकिन राकेश और नकुल दोनों खेत पे गए। दोनों का खाना भी हरिराम के घर से आया, लेकिन अगर खाने में जहर हरिराम के घर से मिलकर आया होता तो सिर्फ राकेश ना मरता। मतलब साफ है, नकुल हमसे झूठ बोल रहा है। राकेश की हत्या भी वहीं हुई थी जहां उसकी लाश गड़ी हुई मिली है। ये नकुल को उठा के लाओ। साहब, मैंने राकेश को नहीं मारा, मारा विश्वास करो। बहादुर को पैसे क्यों दे रहा था? तू बोलेगा या तोड़े तेरे को? साहब बताता हूँ। साहब, बहादुर जानता था कि वो गड्ढा किसने खोदा था, और उसने बोला कि अगर मैं उसे पैसा दूंगा तो वो आपको उसका सही नाम बता देगा। लालच में ही, लेकिन उसने आपको सही बताया। अरे हरिराम ही मारे को फंसा रहा है। चल माना कि हरिराम के आदमी ने गड्ढा खोदा था, लेकिन राकेश की लाश तो तेरी जमीन पे मिली थी ना। उसकी हत्या भी तभी हुई जब तुम दोनों साथ में मिलकर दोपहर को खाना खा रहे थे। उसके खाने में जहर था, मतलब साफ है कि जहर तू नहीं मिलाया होगा। ये सब खाने में जहर नहीं मिलाया मैंने, तब खाने में तो पहले से ही जहर था। तो फिर तू कैसे बच गया? तब लेकिन खाना मैंने खाया ही नहीं था, लेकिन कोशिश मरने मारने की भी हुई थी। और इन सब में हमारी बीवी वंदना का हाथ है, क्योंकि खाना का डब्बा वही लेके आई थी। राकेश, हाँ खाना आ गया। वंदना, खाना परोस के बिना जावेगी? बहुत चल रहा है घर पर, वहां ज्यादा जरूरत है हमारी। वंदना को सच में काम होगा, बुरा मत मान। यार राकेश देख, साले होने के नाते नहीं, एक दोस्त के नाते तुझसे पूछता हूँ, ये वंदना इसलिए तो उखड़ी उखड़ी नहीं रहती कि शादी से पहले इसका कोई चक्कर था? अरे ना ना, ऐसा कुछ ना है। मैं उस दिन इतना परेशान था कि मैं बिना कुछ खाए चला गया, और जब थोड़ी देर बाद वापस लौटा तो देखा राकेश मरा पड़ा था। राकेश, 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 राकेश। वंदना तो मारे से छुटकारा चाहती ही थी, लेकिन वो अपने भाई से भी चिढ़ती थी, क्योंकि उसने अपने बहन की शादी मुझ जैसे लंगड़े से करा दी। अरे वो तो हम दोनों को मार देना चाहती थी, लेकिन मैं बच गया। साहब, मैं आपको सब कुछ सच बताना चाहता था, लेकिन मैं डर रहा था कि कहीं गांव वालों की तरह आप भी मुझे राकेश का हत्यारा ना मान लो। ये इसकी बीवी वंदना को बुलाओ, देखते हैं क्या बोलती है, और नकुल के साले बहादुर को भी। सर, नकुल की बीवी वंदना का मर्डर हो गया। गांव वालों को वंदना की लाश हरिराम के खेत में मिली। व्हाट? सर, वंदना का फोन हरिराम के खेत से मिला। वंदना के फोन से आखिरी बार कॉल हरिराम के घर लैंडलाइन पर किया गया। सिंह, नकुल ने बोला था कि राकेश की लाश के उसके खेत में गड़े होने का राज वंदना ने हरिराम को बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं नकुल की गिरफ्तारी के बाद हरिराम को यह लगा हो कि वो नकुल से अपने बेटे की हत्या का मौताना नहीं मांग पाएगा, जिसकी वजह से उसने वंदना को मार के नकुल पे शक पक्का किया
और बेटे के बाद बेटी की हत्या का मौताना मांगने लगा हो। सर, बहादुर गायब है, उसके घर पे भी ताला लगा है और उसका फोन भी बंद है। पता करो ये बहादुर के गायब होने का राज क्या है, तब तक मैं इस हरिराम की खबर लेता हूँ। साहब, हमारी बेटी वंदना ने हमारे को कुछ ना बताया। ये तो नकुल और उसके बाप की चाल है, अपने को सच्चा साबित करने के लिए पहले हमारी बेटी वंदना पे आरोप लगाए और आप उनकी बातों पे यकीन करके मारे से बोल रहे कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया। लेकिन तुम्हारी बेटी की लाश तुम्हारे ही खेत में मिली। नकुल ने मार के डाला होगा। वंदना की जब हत्या हुई तब नकुल जेल में था और तुम्हारी बेटी ने तुम्हें कॉल किया था। साहब, मेरे से किसी कोई बात ना हुई। तुम्हारी बेटी ने लैंडलाइन पे तुम्हें फोन किया था और 2 मिनट 14 सेकंड तक बात हुई थी उससे। साहब, मैं आपको कितनी बार बताने लग रहा हूँ कि मेरी कोई किसी से बात ना हुई। हाँ, हो सकता है कि हमारी बीवी सुषमा से उसकी बात हुई हो। हाँ साहब, वंदना से हमारी बात हुई थी। वो बाकुरी के बच्चे को लेकर। बच्चे को लेकर क्या? साहब, वो कह रही थी कि बाकुरी की शादी को 5 महीने हुए हैं, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा है वो 7 महीने का है। सर, मैंने पता किया, सुषमा से बात करने से पहले वंदना बाकुरी की डॉक्टर से मिली थी। उसी ने उसको बताया कि बाकुरी 7 महीने की प्रेग्नेंट है। ये बात भी साफ है कि बाकुरी और राकेश की शादी 5 महीने पहले ही हुई। वो साहब, मैं और राकेश जी शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे। यानी कि तुम ये कहना चाहती हो कि ये बच्चा राकेश का ही है? वंदना की तुमसे इस बारे में कोई बात हुई थी? वैसे तुम्हारे पेट को देखकर लगता है कि डिलीवरी 9वें महीने की बजाय 7वें महीने में ही हो जाएगी। साहब, वंदना को ऐसा लग रहा था, लेकिन मैं उसको सच ना बता पाई। लेकिन उसे पता लगता ही उसकी हत्या क्यों हो गई? और ये बहादुर कहाँ है? मैंने ना पता साहब। तो ये तो पता होगा कि जिस दिन राकेश की हत्या हुई उस दिन खाने का टिफिन तुमने ही वंदना को दिया था और उस खाने में जहर था। आप ये कहना चाहो साहब कि मैंने अपने ही पति को जहर वाला खाना खिलाया? तो अब तुम ये कहना चाहोगी कि उस खाने में जहर वंदना ने मिलाया था? मैंने कुछ समझ ना आ रहा साहब। ठीक है, तुम जा सकती हो। नकुल ने बोला था कि खाने में जहर वंदना ने मिलाया था, लेकिन वंदना को टिफिन बांकुरी ने दिया था। नकुल का यह भी कहना था कि वंदना राकेश और नकुल दोनों को ही मारना चाहती थी, लेकिन मरा सिर्फ राकेश। सिंह, कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश की हत्या में नकुल और बांकुरी दोनों का हाथ हो और वो बच्चा राकेश का ना होकर नकुल का हो? अरे झूठ है साहब। अरे मन में तो ये भी ना पता कि वो शादी के पहले से ही पेट से थी। साहब, ये सुन के मानने लग रही हो कि राकेश को मारने के लिए जहर वंदना ने नहीं बाकुरी ने मिलाया होगा। हो सकता है राकेश को बाकुरी पे शक हो गया हो। अगर राकेश को बाकुरी पे शक हो गया था तो उसने तेरे से इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। राकेश तो तेरा दोस्त था। साहब, वो कभी अपने मन की बात ना करता था साहब, लेकिन राकेश की हत्या के कुछ दिन पहले मैंने बहादुर को राकेश के साथ खेत में लड़ते हुए देखा था। साहब, मैंने ज्यादा कुछ तो ना सुना, लेकिन बाकुरी का राज जानने के बाद मन लगे है कि राकेश बहादुर पे ये बात का गुस्सा उतार रहा होगा कि दोनों भाई बहन ने मिलकर के राकेश को अंधेरे में रखा। सर, वंदना के हरिराम को कॉल करने के ठीक आधे घंटे बाद ही हरिराम की लैंडलाइन से बहादुर को भी कॉल किया गया था। जब मैंने हरिराम की बीवी सुषमा से इस बारे में बात की तो उसने बोला, साहब, बहादुर से ना मैं बाकुरी से बात करना चाही थी, पर बाकुरी के पास तो फोन ना है, इसलिए मैंने बहादुर को कॉल करके बोला कि वो हमारी बात बाकुरी से करा दे। सुषमा बाकुरी से उसकी प्रेगनेंसी की बात कंफर्म करना चाहती थी। शायद इस बात की भनक बहादुर को हो गई हो, जिसके ठीक आधे घंटे बाद वंदना का मर्डर हो गया। मर्डर के 2 घंटे बाद ही बहादुर का फोन बंद हो गया। सिंह, ये समीकरण इशारा कर रहे हैं कि राकेश ही नहीं, वंदना की हत्या में भी बहादुर और बांकुरी का ही हाथ हो। सर, बहादुर को वंदना की हत्या वाले दिन गांव के बाहर एक लड़की के साथ देखा गया था। कौन है वो लड़की? सर, मैंने बहादुर का कॉल रिकॉर्ड चेक किया। उसकी अक्सर बातें देहना गांव की एक लड़की दिव्या चौधरी से हुआ करती थी। देहना गांव, दिव्या चौधरी? जी कहिए। दिव्या यहीं रहती है? जी मेरी बेटी है, बोलिए। हमें उससे बहादुर के बारे में कुछ बात करनी है। बहादुर ने मुझसे शादी का वादा किया था साहब, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं आखिरी बार कब मिली थी बहादुर से? कल साहब। अरे दिव्या, तू यहाँ? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? मैं थोड़ा बिजी था। बहाने बनाना छोड़ो,
और मुझे बताओ, मुझसे शादी कब करोगे? तुमको पता है ना मैं पेट से हूँ। तू परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ, कल तक का वक्त है तुम्हारे पास, और नहीं तो इस बार मैं पुलिस के पास जाऊंगी। पहले बोलता था कि बहन की शादी हो जाएगी फिर मुझसे शादी करेगा, लेकिन साहब उसकी बहन के साथ एक परेशानी हो गई थी। परेशानी? कैसी परेशानी? साहब उसकी बहन का रेप हो गया था। What? रेप? हाँ साहब, बोलता था जब तक उसकी बहन इस परेशानी से न उबर जाए वो मुझसे शादी नहीं करेगा। किसने किया था उसकी बहन के साथ रेप? ये मुझे नहीं पता साहब। तो तुम्हारे साथ रेप हुआ था? किसने किया था? क्या राकेश ने तुम्हारा रेप किया था और तुमने उसी से शादी कर ली? उनसे गलती जरूर हुई थी, लेकिन उनके साथ रहकर मैंने ये जाना कि वो एक अच्छे इंसान हैं। तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? उनकी एक खोट के कारण मैं उनकी अच्छाइयों पर दाग न लगाना चाहती थी साहब। ये बांकुरी वाकई राकेश पे कोई दाग नहीं लगाना चाहती थी, या राकेश ने जो दाग इसे दिए ये दोनों भाई बहन मिलकर उसका बदला ले रहे थे? सर, अभी अभी टिप्पणिया गांव से फोन आया था, गांव के बाहर ही बहादुर की लाश मिली है। सर, हरिराम की लैंडलाइन से पिछले 2 साल से बहादुर को कॉल हो रहे हैं, जबकि राकेश और बाकुरी की शादी 5 महीने पहले हुई। हरिराम का कहना है कि वो अपने मोबाइल से ही बहादुर को कॉल किया करता था, वो भी कभी कभी। वंदना की मौत से पहले सुषमा ने ही बहादुर को कॉल किया। बाकुरी ने पहले कहा था कि राकेश को बहादुर का उनके घर आना जाना अच्छा नहीं लगता था, और नकुल ने भी राकेश और बहादुर को खेत पे झगड़ते हुए देखा था। सिंह, कहीं ऐसा तो नहीं इन सब हादसों के पीछे सुषमा और बहादुर इन दोनों का ही हाथ हो? चुप रहोगी तो मुंह खुलवाना हमें भी आता है। हमने सब पता कर लिया है, तुम्हारे और बहादुर के बीच अफेयर तुम्हारी और हरिराम की शादी के पहले से ही था। बहादुर, मुझे बुद्धे के साथ ना रहना, ये अपने साथ ले चल। अभी तुझे भगा ले गया तो मैं खिलाऊंगा क्या? अभी मेरे हालात अच्छे नहीं है। हमारे ब्याह के बाद भी मैं और बहादुर एक दूसरे से छुप छुप के मिला करते थे, लेकिन बहादुर ने मैंने अपने साथ भगाने की बजाय अपनी बहन बाकुरी का ब्याह हरिराम के बेटे राकेश से करने की बात बोली। ऐसे चोरी चुपके से मिलते रहे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं हरिराम के बेटे राकेश को दोस्त से अपना जीजा बना लेता हूँ, उसके बाद फिर उसके घर आना जाना बढ़ जाएगा। बहादुर ने राकेश को खूब शराब पिलाई और उसे नशे की हालत में अपनी बहन बाकुरी के कमरे में भेज दिया, और उसने बहादुर को घर न आने की धमकी भी दी। हमें डर लग गया कहीं वो हरिराम को हमारा राज न बता दे, बस इसलिए हमने उसे मारने की योजना बनाई। लेकिन वंदना को बाकुरी और राकेश का राज पता चल गया। शादी को हुए तो 5 महीने ही हुए हैं और पेट 7 महीने का है। मने तो लागे भाईसा के खून में बाकुड़ी का ही हाथ है। मैंने ये बात बहादुर को बता दी, फिर मुझे पता चला कि बहादुर का मेरे अलावा किसी और से भी चक्कर चल रहा है। तुझे पता है ना मैं पेट से हूँ। हाँ, मैं समझता हूँ, तू थोड़ी मोहलत दे दे, सब अच्छा होगा। रिश्ते अगर बुरी नीयत से बनाए जाएं तो वो थोड़े दिनों तक निभ भले ही जाएंगे, लेकिन उनका अंत इतना ही भयानक होता है। सुषमा ने बहादुर की हत्या उससे मिले धोखे की वजह से की, लेकिन बहादुर के साथ मिलकर उसने राकेश का ही नहीं बल्कि बाकुरी का भी भरोसा तोड़ा। जिस रिश्ते को बचाए रखने के लिए सुषमा और बहादुर अपराध पर अपराध करते रहे, ना वो रिश्ता रहा, और हरिराम के शोषण का शिकार होने की हमदर्दी भी सुषमा से छिन गई। हरिराम के साथ सुषमा की जिंदगी भले ही बर्बाद थी, लेकिन इतना सब करके भी उसे उम्र भर की कैद ही नसीब हुई। उनके अपराध ने न सिर्फ सुषमा के बच्चे का भविष्य अंधकार में डाला, बल्कि बाकुरी के होने वाले बच्चे के गुनहगार भी वही कहलाए। बाकुरी का मासूम बच्चा इस दुनिया में तो आया, लेकिन अपने पिता के प्यार से वो हमेशा वंचित रहेगा। गुलामी हमारे हाथ की तकदीर बन जाती है, कभी बेटी, कभी बहू, कभी बेनामियां। एक ही मुक्ति है, मौत। उत्तर प्रदेश के 85 गांव में एक 60 वर्षीय महिला
अपने जीवन का अंत कर देना चाहती थी, आत्महत्या करना चाहती थी। और वो किस गुलामी की बात कर रही थी? हम अपने बच्चों को कितने प्यार से बड़ा करते हैं, उनकी आजादी का, खुशियों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन कहीं ऐसा भी है कि उन्हें गुलाम बना के रखा जाता है, उनकी हसरतों को कुचल दिया जाता है। लेकिन इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए कुछ हालात से समझौता कर लेते हैं और तकदीर के सामने अपना सर झुका देते हैं, पर कुछ हालात से लड़ते हैं और कुछ गलत रास्तों पर चलकर अपराध का रास्ता चुन लेते हैं। आज की कहानी ऐसी ही 4 बहनों की है जो किसी भी रास्ते पर चल सकती हैं। आज देखते हैं कैसा सनसनीखेज केस जो आपको हमारे समाज का एक ऐसा आईना दिखाएगा जिसे देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या हम 21वीं सदी में जी रहे हैं? क्या आज भी हमें खुलकर जीने का हक हासिल है? ये लो बिटिया, 1000 रुपया, अब तक का हिसाब क्लियर। जीजा जी, वो इंदू जीजी रास्ते में मिली थी, ये टिफिन देने को बोला है। हाँ तो माथा पे रख दो, रखो ना वहां पे। भैया छोड़ दो हमको, ए कुसुम्बा, बंद कर दरवाजा। कब से पी कर रही है, दिमाग फटने लगा है। ऐसे ना, अरे कितना अंतर है बताओ हमारी कुसुम और बिमला में। ये देखो, ये हंसती रहती है और वो रोती रहती है। दीदी, हमको 300 रुपया मिलेगा, वो कॉलेज का फीस देना है। बेला, ठीक से पकड़। ओलंपिक से लेकर पढ़ाई लिखाई और देश के हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना जादू बिखेर रखा है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो देश का नाम और भी रोशन कर सकती है। आज हमारे महिला बाबूजी, ये रात से घर ना आए, हमें बहुत चिंता हो रही है इनकी। वो पंकज जो है पुराना पियक्कड़ है, पड़ा हुआ कहीं नाले में पी के। ठीक से पकड़, एक काम कैसे ढंग से नहीं होता। आपको टीवी की पड़ी है, यहाँ हमारे पति गायब है, आप हमारे साथ थाने ना चल सकते? ये ना गठिया हुआ है, इनको दिमाग खराब नहीं हुआ है। इतने दर्द में 12 किलोमीटर जाएंगे तेरे साथ थाने? आपके ना कोई दर्द वर्द ना है, अच्छे से जानते हैं हम सब। आप हमारे साथ जाना ही ना चाहते। पति खोया है उसका। ए कुसुम्बा, जा जरा तू तो चली जा इंदू के साथ थाने। साहब, कल शाम से हम अपने पति का नंबर लगा रहे हैं मगर लग नहीं रहा है। नंबर क्या उनका? ये वाला। आप दोनों बहनें, घर से कोई बड़ा नहीं है? साहब, वो हमारे बाबूजी के पैरों में दर्द रहता है, इसलिए हम दोनों ही आ गए। आपके पति कहाँ काम करते थे? उसका नाम क्या है? जी पंकज, वो इसी गांव की साड़ी फैक्ट्री में क्वालिटी चेकिंग का काम करते हैं। किस गांव से? उसका कोई परिवार? साहब, वो इसी गांव से हैं। हमारे परिवार के सिवा उनका और कोई नहीं है। ठीक है, आप लोग अभी जा सकते हो। जैसे हमें कोई खबर मिलेगी हम आपको कॉल करेंगे। ये हमारे 200 की चाट। क्या बात है, सीधे 200 की बाजी? कहीं लॉटरी तो नहीं निकली आपकी? ये लो, हमारी भी 200 की चाल। साहब, आया तो जरूर था, लेकिन गया कब कुछ याद नहीं। साहब, पंकज भाई तो बहुत जल्दी में था। उस दिन हम लोगों को तनख्वाह मिली थी, वो अपना पैसा दोपहर में ही लेके निकल गया। जब पंकज ने आपसे छुट्टी मांगी तो कुछ अजीब लगा, जैसे कुछ वो डरा हुआ हो या कुछ और? हाँ साहब, वैसे 6 महीने से उसका बर्ताव कुछ अलग सा लगता था मुझे। अच्छा सुनो, ये सब साड़ी, ये क्या पहन के आए हो तुम लोग? तुम लोग यहाँ काम करने के लिए आते हो या मर्दों को लुभाने के लिए? कल से ये सब नहीं चलेगा, समझे? लो लगाओ साड़ी पे, अंग प्रदर्शन करके कैटरीना बनेंगे सब।
उसके ऐसे बर्ताव की कोई वजह? किसी से कोई झगड़ा या फिर कोई अनबन? यहाँ उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बाहर का तो पता नहीं साहब। नारायण, यहाँ पंकज का तो किसी के साथ कुछ हुआ नहीं है, फिर वो अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा था? हो सकता है इस सवाल का जवाब उसके रिश्तेदारों के पास हो। फिलहाल तुम एक काम करो, उसकी मोबाइल की लास्ट लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और उसके दोस्तों से पूछताछ करो। सर। गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी आई। अम्मा अम्मा पुलिस आई, अम्मा अम्मा पुलिस आई। 6 महीने से परेशान था, हमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा होगा। अब दिन रात तो हमारे साथ रहता नहीं था ना पंकज, हमको कैसे पता होगा? क्यों, तुम्हारा कुछ नहीं लगता था? दामाद था ना वो? दामाद तो था, पर गांव वालों का भी कहना है कि पिछले 6 महीने से वो परेशान था। देखिए साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हम हमारे पति को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको जरूर किसी ने कोई गलत बात कही है। वो कोई परेशान नहीं थे। कुसुम, फैक्ट्री से पता चला है कि एक बार तुम्हारे और पंकज के बीच में कुछ गड़बड़ हुई थी। क्या किए हो? सब साड़ी में एक ही धागा, तुमको दिमाग वाग नहीं है? इसका क्या चार डालेंगे? वो तो फैक्ट्री में उनका काम ही था ये जांच करना कि साड़ियों पर कशीदाकारी सही हुई या नहीं, ताकि जब माल बाजार में जाए तो वापस ना आए। हमारी एक गलती की वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। हाँ साहब, ये सही कह रही है। यानी कि अक्सर वो ऐसे ही लोगों के ऊपर गुस्सा हुआ करता था। तुम लोग यहाँ काम करने के लिए आते हो या मर्दों को लुभाने के लिए? तुमको दिमाग वाग नहीं है? इसका क्या चार डालेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं किसी से चक्कर वक्कर था? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। पंकज के गायब होने के पीछे आखिर ऐसा क्या राज था? पंकज को गायब करने से किसका फायदा था? साहब, इन लोग के पास से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने सर। हाँ, पर इतना पक्का है कि उसके गायब होने का राज उसके 6 महीने में आए बदलाव से जुड़ा है। सवाल यह है कि अरे भैया, आवाज कैसी? लगता वहां से आ रही सर। अरे मैं क्या करूं मोरी भैया? इधर आ, इधर आ। अरे ये कैसा आवाज आ रहा है तेरे घर से? अब हमारी बुआ है, थोड़ा उम्र ज्यादा है और बीमार रहती हैं, तो दर्द में कराती रहती हैं। हम आ रहे हैं बुआ। नारायण, मैं क्या कह रहा था? इंदु के लापता पति पंकज को ढूंढने निकली पुलिस टीम के सामने बड़ी ही विचित्र बातें आ रही थी, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा था। आखिर एक बीवी बच्चे वाला जिम्मेदार आदमी अचानक कहां गायब हो गया था? क्या वो अपनी मर्जी से कहीं चला गया था या फिर उसके गायब होने के पीछे कोई साजिश थी? हाँ साहब, आयरा, उस दिन उसके साथ एक लड़की भी थी, वो उससे ही बात कर रहा था। लड़की? हाँ साहब। स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब। सर, चाय वाले ने स्केच बनवाया। काम करते हैं, पंकज के रिश्तेदारों और गांव वालों से पता करते हैं। क्या आप इस लड़की को जानते हैं? इसे पंकज के साथ देखा गया था। नहीं साहब, हम तो कभी नहीं देखे। कौन है ये? पंकज 3 मार्च को फैक्ट्री से निकलने के बाद इससे मिला था। साहब, हम भी लड़की को नहीं जानते। और पंकज का कुछ पता चला? अभी तो नहीं पता चला है, पता लग जाएगा। जैसे कुछ पता लगेगा हम आपको बताएंगे। चलो। अरे भैया, ये आवाज फिर से कैसी आ रही है? सब कुछ ठीक है ना? ठीक ही है साहब, बुढ़ापे की मार है, सह नहीं पा रही। दवाई का वक्त हो गया है, दवाई देंगे तो ठीक हो जाएगी। सर, गांव में सब लोगों से पूछा, इन कोई भी इस लड़की को जानता नहीं है। हो सकता है ये लड़की इस गांव की ना हो। एक काम करो, आसपास के जितने भी गांव हैं उन सबके थानों में फोटो सर्कुलेट करवा दो, कहीं ना कहीं तो कोई सुराग मिलेगा। सर। चलो। क्यों बेला को उसी के घर वालों ने दुत्कार कर भगा दिया था, और जब पुलिस ने बेला को पंकज के साथ देखने पर उसका स्केच बनवाकर परिवार वालों और गांव वालों से पूछताछ की तो सबने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों? विमला को भी हर बार पुलिस की नजर से बचाया जा रहा था, और वही विमला दिन रात अपनी मौत की भीख क्यों मांग रही थी?
और कुसुम को विमला किस बात के लिए चेतावनी दे रही थी। गांव वालों के बीच में ऐसा कौन सा राज था जिसे छिपाने में पूरा गांव एकजुट था। अरे तू काय सर पे नाच रही है? बैठ तो नहीं जाती शांति से? बाबूजी ऐसे कैसे शांति से बैठ जाए हम? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये बेला इनसे मिली कैसे। ये बेला की बच्ची जिस दिन आई थी ना उसी दिन मार के काट देना चाहिए था। यहीं तो लागत है कि ये सब कुछ उसने किया है। वैसे अम्मा, वो बेला हमको भी मिली थी, कॉलेज जा रहे थे ना, जबरदस्ती बात करने की कोशिश करी थी। ए कुसुम्बा, जरा चकोरी के लिए गरम गरम दूध ले। देख बेटे, तू इन सब बातों की तरफ ध्यान ना दे, तू तो बस अपनी पढ़ाई कर। सर, भरोली थाने से खबर है। क्या खबर है? उन लोगों ने उस लड़के को स्पॉट किया जो पंकज से मिली थी। वहां के हवलदार उस पर नजर रखे हुए हैं। इससे पहले कि वो हाथ से निकले, चलो उसे पकड़ते हैं। सर, बेला, बहुत चर्चे है तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट में, चोरी चकारी, छीना झपटी और न जाने क्या क्या। बोलो, पंकज को क्यों मिली थी? चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है, बोलो। पहले आप लोग हमें खाना खिलाइए, भूख लगी है हमें। बोलो, पंकज को क्यों मिली थी? साहब, हम घर से भाग गए थे, फिर घर लौटा भी चाहते थे, लेकिन घर वाले हमें अंदर नहीं ले कि इकलौते दामाद की उंगली पकड़ के हम घर में घुस जाएंगे। दामाद? हाँ साहब, जीजा है वो मेरे, इंदु के पति। इंदु हमारी बहन है साहब। बेला ने हमें बता दिया कि वो तुम्हारी बेटी है। इतना बड़ा सच छुपाने की वजह? हमें नहीं मालूम साहब कि उन्होंने आप लोगों से ये बात क्यों छिपाई। पंकज हमारे जीजा हैं और इंदु हमारी बहन है। कुसुम चकोरी भी हमारी बहनें हैं। सारा गांव हमें जानता है साहब। तो तुम्हें घर में वापस क्यों नहीं लेते? उस कलमुही ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। किस मुंह से कहते हैं कि वो हमारी बेटी है? पुलिस को गुमराह करना एक अपराध है, और बेला के बारे में हमसे झूठ बोलकर आपने वही अपराध किया है। हम गरीब लोग हैं साहब, और इस पूरी दुनिया में एक ही चीज हमको सबसे ज्यादा प्यारी है, वो है इज्जत। और झूठ बोलकर हम उसी इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वही बेला पता नहीं कहाँ कहाँ अपना मुंह काला करा के आई है, और अब अपने साथ हमारा नाम भी काला कर रही। गांव वाले दुख देखे हमारा, और इसीलिए हमारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे घर वालों के अनुसार तुम्हारे चरित्र की वजह से उन्होंने तुम्हारे साथ रिश्ते तोड़े। इसमें कितनी सच्चाई है? नाटक बंद करो और जो पूछ रहा हूं उसका सही जवाब दो। इतने साल तुम अपने घर से बाहर रही, और अचानक एक दिन आती हो और पंकज को मिलती हो, उसके बाद अचानक पंकज गायब हो जाता है। आखिर माजरा क्या है? विमला की चेतावनी में ऐसा क्या राज था जो कुसुम को बेचैन कर देता था? क्यों वो बार बार चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी? इतना तो तय था कि कई ऐसे राज थे जो छिपाए जा रहे थे। आ गई तू? जब हम मदद मांगने आए थे तब तो मुंह फेर लिया था। हम तेरे पैर पड़ते हैं, हमें माफ कर दे। हम घर वापस आना चाहते हैं। जो तू की है ना, माफी लायक नहीं है। नाक कटवा दी हमारी। चली जा, हमको दोबारा कबो मत मिलना। हम चाह के भी तेरी मदद नहीं कर सकते, हम तो खुद मजबूर हैं। और सब कुछ जानते हुए भी तू ऐसा कह रही है। फिर क्यों आई है यहाँ? तुझे देखने आए हैं। पुलिस वाले कह रहे थे कि पागलों की तरह हरकतें कर रही। वो हम पागल होने का नाटक कर रहे हैं। अब हाथ जोड़ते हैं, इस कैद खाने से ना हमें बाहर निकालो, समझी? अगर हमने अपनी जुबान खोली ना तो तुम सब सलाखों के पीछे होगे, समझ गई? ठीक है, तुम्हारी बहन बेला को छोड़ रहे हैं।
हेलो साहब, फर्जीपुर से बोल रहे हैं। ये पंकजवा ना यहीं अपने दोस्त के घर छुपा हुआ है। हमें पता चला है कि कुसुम और पंकजवा छुप छुप के कहीं मिलते हैं। तुम उस पर नजर रखो, हम लोग बसते हैं। सर हम कुछ नहीं कर रहे ना, लेके चलो। तो ये क्या है, हमको बताइए तो पहले। सब तंग आके भाग गए थे वहां से। तू तो शादीशुदा था, साली के साथ चक्कर था, तू किस बात से तंग आ गया? सब कहने का बात है साहब। बिंदु और दूसरी तरफ कुसुम, लेकिन सब धीरे धीरे मुसीबत बढ़ने लगा। दोनों बहन का ना नखरा बढ़ने लगा। वो जिद पे अड़ी हुई थी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम उसके साथ बिताएं, और उधर कुसुम साहब उसका एक दिन में तो मन ही नहीं भरता था। एकदम जिद पे अड़ी हुई थी कि हमको हफ्ता में 2 बार मिले साहब। कैसे? देखिए जीजा जी, जब भी हम गएंगे आपको मिलना ही पड़ेगा। ये दोनों बहन के चक्कर में ना एकदम माथा ना भन्ना गया था, इसलिए भाग गए थे साहब। पंकज के हाथ लगते ही पुलिस को पंकज, इंदु और कुसुम के ट्रायंगल का खुलासा हुआ। पंकज का यह कहना था कि वो इंदु और कुसुम से छुटकारा चाहता था, जिसकी वजह से वो खुद ही भाग गया था। क्या वो सच कह रहा था? ऐसा लग रहा था कि इस केस के सारे तार अब सुलझ चुके हैं और शायद इस केस में आई शांति एक और बड़े तूफान की शुरुआत थी। क्या कहा? कुसुम वो तो खुद ही लापता है कल से। पहले पंकज गायब हुआ और अब वो आ गया तो कुसुम। क्या चल रहा है इस परिवार में? कहाँ गायब किया उसे? बहन के सुहाग पर डाका डाल रही थी। डायन भी साथ कर छोड़ के बाहर करती है। उसे कुछ मत कहिए। कुसुम ने कुछ नहीं किया साहब, हमें पहले से ही सब पता था। क्या? तुम्हें पता था कि कुसुम का तुम्हारे पति के साथ संबंध है? हाँ। तुम्हें क्या लगता है जो हमने सुना वो सच है और इसलिए कुसुम भाग गई? भाग गई? हमरी बला से भाग गई या फिर इसके पीछे कुछ और है, ये हम पता कर ही लेंगे। कुसुम जो घर की सेविका थी वो घर से गायब थी। पुलिस की तहकीकात जो पंकज के मिसिंग केस से शुरू हुई थी अब कुसुम की गुमशुदगी के केस में तब्दील हो गई थी। आखिर कुसुम कहां और क्यों गायब हुई थी? लग रहा है इंदु देखो हद से आगे बढ़ी ना, तो सही बता रहे हैं हम, बच्चों की कसम खा के बता रहे हैं। तुम दोनों बहन का पोल पट्टी जो है ना जाके पुलिस वालों को बता देंगे। मुंह पे टेप मार के बैठे हैं तो चुप ही रहने दो। नारायण, कोई तो ऐसी बात है जो सामने नहीं आ रही। एक काम करो, इंदु और पंकज पर नजर रखो। सर ये कहीं वही बुढ़िया तो नहीं है जो जिसकी आवाज इस घर से आती है? एक मिनट, क्या हुआ इन्हें? अब क्या कहें साहब, पहले तो बीमार रहा करती थी, अब नहाते हुए गिर गई तो कलाई में चोट आ गई। वही मरहम पट्टी करवा के आ रहे हैं, देखिए ठीक हो जाए। चलो बुआ। नारायण, मुझे लग रहा है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। नहाते वक्त अगर कोई गिरेगा तो सिर्फ कलाई में कैसे चोट लगी है, और भी कहीं चोट लगनी चाहिए। और लोग बता रहे थे कि कुसुम का इस औरत से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया। ऐसा तो नहीं कि कुसुम ही इनके साथ मिली हो? सर हो सकता है कुसुम अंदर ही हो। चलो चल के देखते हैं आखिर चल क्या रहा है इस घर में। दम लगा है साहब, वो दवा खा के सो रही है। हटो। साहब वो आप बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ है? ये सब हमारे साथ नहीं होते साहब, गांव के बहुत घरों में यही सब होते। कुसुम के साथ भी ऐसा ही हुआ है साहब। बिना डरे हमें सब कुछ बताइए। साहब इस गांव की एक प्रथा है, हर घर से एक लड़की चुनी जाती है जिंदगी भर सेविका बनने के लिए साहब। सेविका? घर से जो भी लड़की चुनी जाती है उसे घर का सेवा चाकरी करना होता है पूरे जिंदगी भर। उसको अपने मन से न शादी करने का हक है न घर बसाने का। ये प्रथा उन लोगों ने शुरू की थी जिनके घरों में कोई औरतें नहीं थी देखभाल करने के लिए, और वक्त के साथ लोगों ने इस प्रथा की शक्लें बदल दी साहब, शक्लें बदल दी। बलराज के घर में भी 5 बेटियां हैं साहब, जिनमें से एक को चुना जाना था सेविका बनने के लिए। सेविका बनने के लिए कुसुम को चुना गया था। अच्छा ये बताइए
इस बात का फैसला कैसे होता है कि सेविका कौन होगी? हर घर में चुनाव का तरीका अलग अलग होता है साहब। कोई अपनी बड़ी बेटी को चुन लेता है सेविका के लिए, कोई छोटी बेटी को चुन लेता है, और कोई तो किसी भी लड़की को चुन लेता है। हमें सेविका वेविका नहीं बनना था, इसलिए हम गांव से ही भाग गए। ये सुमन तुम्हारी कौन सी बहन है? इसके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया अब तक। सुमन साहब हमारी बहन थी, हमारे भाग जाने के बाद वही सेविका बनी थी, लेकिन साहब हमारी तरह वो भी भाग गई। तुम भी तो भागी थी, तो तुम वापस क्यों आना चाहती थी? पिछले 8 सालों में साहब हमने जो कुछ भी सहा है उसके मुकाबले तो हमारी घर की जिंदगी ज्यादा अच्छी थी साहब। भीख मांगने से लेके लोगों के घर काम करना, खुद को लोगों के हाथ हर रात बेच के अपने आप को जिंदा रखना साहब, हमें समझ में आ गया था साहब कि ये जिंदगी देखने से तो अच्छा है कि हम सेविका बन जाए। एक प्रथा के नाम पर क्या ढोंग मचा रखा है तुम लोगों ने? एक प्रथा को मुखौटा पहनाकर अपनी घर की बच्चियों को गुलाम बनाना चाहते हैं, वो भी जीवन भर के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, इतनी घटिया सोच है तुम लोगों की। अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने के बजाय उन्हें सेविका बनाकर रखा जा रहा है। हमारे बुजुर्गों की बनाई प्रथा है ये सेविका प्रथा। हमार मौसी 80 साल की उम्र तक सेविका बनी रही। उल्टा उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उन्हें सेवा करने का मौका मिल रहा है। और तुम घर में बैठकर खटिया तोड़ो और घर की बच्चियों और औरतों से काम करवाओ अपने मतलब की खातिर। ये प्रथा बंद करो वरना सबको जेल में डाल दूंगा। हमारे देश में आज भी ढकी छुपी ऐसी कई प्रथाएं प्रचलित हैं जहां नारी के सम्मान और गरिमा को तार तार किया जाता है। सेविका प्रथा यानी कि एक ऐसी प्रथा जहां लड़कियों से उनके सारे हक छीनकर उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया जाता है कि वो अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं को भुलाकर सिर्फ अपने घर वालों की सेवा में जुट जाएं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुसुम इस प्रथा से तंग आकर कहीं भाग गई हो? नारायण भागना होता तो कब की भाग जाती। इतने सालों बाद ये फैसला लेना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने सारे पुलिस थानों को अलर्ट कर दो। ये कोई नॉर्मल मिसिंग केस नहीं है। हो ना हो कुछ ये प्रथा के नाम पर इस घर में कुछ पकड़ा है। सर मैंने कुसुम की फोटो सारे बस अड्डे और चेक पॉइंट पे सर्कुलेट कर दी है। अभी लड़की जहां भी दिखेगी हमारे कब्जे में होगी। हेलो ठीक है सर, कुसुम को पता चल गया है, वो माधोपुर में देखी गई है। सर यही माधोपुर चौराहा है। कुसुम को यहीं देखा गया था। पूछताछ करो आजू बाजू। सर सर कुसुम इस तरफ गई है सर। नारायण आसपास देखो कहीं यहीं सुराग मिले शायद कुसुम का। अरे क्या जरूरत है उस मनुष की मौत पे आंसू बहाने की? अच्छा वो मर गई साहब, वो हमारे लिए पहले ही मर गई थी। सुना है तुझे जुआ खेलने का बहुत शौक है। गांव वालों के साथ बैठकर जुआ खेलता है। कैसा बाप है तू। अपनी मेहनत की कमाई से तुम लोगों का वो पेट भरती है और तू उसे जुए में उड़ाता है। प्रथा के नाम पर तूने पहले अपनी सेविका बनाया उसे, और जब उसने घर छोड़ने की बात की होगी तो मार दिया होगा उसे। देख रहे हो आप, घटिया है मुझे। आप बताओ इतनी दूर जाके उसे मैं मार सकता हूँ? साहब हमारी लड़की के दम पर इस घर का चूल्हा चौका चलता था। जिसने भी उसे जान से मारा होगा ना, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। पाप लगेगा उसे, पाप। साहब हम क्यों अपनी बहन को मारेंगे? इसलिए क्योंकि तुम घर आना चाहती थी और कुसुम आने नहीं दे रही थी। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमने नहीं मारा है अपनी बहन को। आप एक बार पंकज से क्यों नहीं पूछते हैं? और साहब पंकज और कुसुम के बीच में तो चक्कर भी था, हो सकता है उससे पीछा छुड़ाने के लिए पंकज ने उसका खून कर दिया हो। साहब तंग आने से कोई किसी को खून कर सकता है, तो फिर तो इंदु ही हुई ना उसकी खूनी। वाह, एक तीर से दो निशाने। पहले कुसुम को रास्ते से हटाया, फिर अब उसकी मौत की सजा अपनी पत्नी के सर पर डालकर उससे भी निजात पाना चाहते हो। नहीं सर, यकीन कीजिए इंदु हमारे और कुसुम के रिश्ते से कभी खुश थी ही नहीं। कुसुम ने जबरदस्ती मनाया था उसको ताकि हम साथ में रह सके। क्या यह सच है कि कुसुम ने तुमसे जबरदस्ती करके ये बात मनवाई कि तुम अपने पति को उसके साथ कमरे में भेजो? हाँ सर, एकदम सच है। तभी तो इंदु हमारे साथ जबरदस्ती की थी। मान जाइए ना,
वो हमको कह रही है अगर हम उसकी बात नहीं माने ना तो थाने जाके सुमन के बारे में सब कुछ बता देगी। पता भी है क्या बोल रही हो तुम? अपने पति को किसी के साथ सोने के लिए कह रही हो? अरे तो गलत ही क्या है, मान जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको अच्छा ही लगेगा। जो पत्नी अपने पति को लेकर इतनी फिक्रमंद हो और उसे किसी और के साथ बांटे, ये बात समझ में नहीं आई। सीधी सी बात है साहब, कुसुम को बेला की जगह सेविका बनना पड़ा तो उसके भी तो सपने होंगे, उसके भी तो कुछ अरमान होंगे। तो उसकी शादी करवा देती, उसे इस प्रथा से मुक्त करवा देती। हमारे बस में जो था हमने किया। तो कुसुम को मारना भी तुम्हारे बस में था? नहीं साहब, हमने कुसुम को नहीं मारा। हम भला अपनी बहन को क्यों मारेंगे? सुमन के साथ क्या हुआ था? हमें नहीं पता, भाग गई होगी कहीं। कुसुम और इंदु के बीच में जरूर कोई गहरा राज है। सर एक बात और है जो मुझे इस केस में खटक रही है, ये लोग सुमन के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। इतने सालों से उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, ऐसा क्यों सर? सर इस केस में हमने सबसे पूछताछ की लेकिन इस चकोरी से पूछताछ नहीं की। देखो चकोरी, तुम अभी छोटी हो और तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। सच सच बताओ क्या हुआ था, तो हम तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा वादा है, इंदु और कुसुम के बीच में कौन सा रास्ता है? सुमन जब घर से भागी थी तब तुम करीब 9 या 10 साल की होगी। क्या बता सकती हो एग्जैक्टली क्या हुआ था? सुमन के साथ क्या हुआ था? हमें नहीं पता, भाग गई होगी कहीं। कुसुम और इंदु के बीच में जरूर कोई गहरा राज है। सर एक बात और है जो मुझे इस केस में खटक रही है, ये लोग सुमन के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। इतने सालों से उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, ऐसा क्यों सर? सर इस केस में हमने सबसे पूछताछ की लेकिन इस चकोरी से पूछताछ नहीं की। देखो चकोरी, तुम अभी छोटी हो और तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। सच सच बताओ क्या हुआ था, तो हम तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा वादा है, इंदु और कुसुम के बीच में कौन सा रास्ता है? सुमन जब घर से भागी थी तब तुम करीब 9 या 10 साल की होगी। क्या बता सकती हो एग्जैक्टली क्या हुआ था? सुमन दीदी घर से भागी नहीं थी, उनको तो इंदु दीदी ने मार दिया था। क्या मार दिया? क्यों? वो बस एक गलती थी। बेला के घर से भाग जाने के बाद सुमन दीदी को सेविका बनना पड़ता और सुमन दीदी सेविका नहीं बनना चाहती थी। और फिर सुमन की लाश का क्या हुआ? सुमन दीदी की लाश को इंदु दीदी और कुसुम दीदी ने हमारे घर के पीछे गाड़ दिया था। इंदु जी, तुम्हारा काला चिट्टा खुल चुका है। बेहतर है कि तुम अपना मुंह खोल दो। साहब ये सच है कि हमने ही सुमन को मारा, लेकिन हमने उसे जानबूझ के नहीं मारा और कुसुम ने इसी बात का फायदा उठाया। वो सेविका बनने के लिए तो तैयार हो गई, लेकिन हमारा पारिवारिक जीवन देखकर उसके मन में दुनियादारी का नाक फुंकारे मारने लगा और उसने हमें धमकी दी, अगर हमने अपना पति उसके साथ नहीं बांटा तो वो आके आपको सब कुछ सच सच बता देगी। तो इन सब से तंग आकर तुमने कुसुम को मार दिया? नहीं, हमने कुसुम को नहीं मारा साहब, हमारा यकीन कीजिए साहब, हमने कुसुम को नहीं मारा। सर मैंने सबकी इंफॉर्मेशन अच्छे से वेरीफाई कर ली है। सर उस दिन चकोरी कॉलेज में थी और इंदु बच्चों के साथ स्कूल में। और पंकज हत्या वाले दिन वो कहाँ था? सर पंकज उस दिन कारखाने गया था अपनी नौकरी वापस मांगने। मैंने मैनेजर से कंफर्म किया है। सर बेला भी उस दिन घर पे थी और बलराज अपने दोस्त के साथ अस्पताल गया था आर्थराइटिस का चेकअप कराने के लिए। सर इन सब में एक ऐसा शख्स है जिसकी इंफॉर्मेशन मेल नहीं खाती। कौन है वो? हम इस गांव के नहीं थे साहब, इसलिए इस गांव की प्रथा परंपरा उसमें हमारी कोई बात मायने नहीं रखती थी साहब। बस जैसा भी माहौल था हम ढलते गए, वक्त भी बीतता गया साहब। और फिर एक दिन चौकरिया ने हमें बताया कि कुसुम भाग रही है। अम्मा कहाँ हो गई चकोरी? अम्मा कुसुम दीदी घर से भाग गई है, हमको बहुत डर लग रहा है, हमको सेविका नहीं बनना है। ये क्या कह रही है तू फिक्र मत कर, हम देखते हैं।
हमारे पूरे घर की बर्बादी इसी प्रथा की वजह से हुई है साहब। हमारी बिटिया सुमन वो पहले ही मर गई, बेला भी घर से भाग गई, इंदु का भी जैसे तैसे हमने ब्याह किया। अब हम ये नहीं चाहते थे कि चकोरे की जिंदगी भी इस प्रथा के आगे बलि चढ़ जाए, इसीलिए हमने कुसुम का पीछा किया साहब। ए कुसुम्बा रुक ना, तू भाग रही है। अम्मा हम तंग आ चुके हैं, हमको नहीं रहना इस घुटन भरे माहौल में जहाँ एक पत्नी का सुख सिर्फ कुछ ही पलों के लिए मिले, वो भी भीख में। देख कुसुम्बा, हम जानते हैं कि तेरे साथ साथ तेरे बहनों की भी जिंदगी खराब हुई है इस प्रथा की वजह से, लेकिन अब चकोरे की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। तू ही उसे बचा सकती है इस नरक से। कम से कम परिवार में एक लड़की का घर तो बच जाएगा। अम्मा तुमको बस चकोरिया की फिक्र है, हम तुम्हारी बिटिया नहीं है का? और तुम उस वक्त कहाँ थी जब बेला भागी थी? उसको काहे नहीं रोकी थी तुम? आज तक मुंह पे ताला लगाए हुए थे, और आज जब हम आजाद होना चाहते हैं तो तुम्हारा मुंह खुल गया है। काहे हम किसी और के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करें? अब तक तो भागने वाले नहीं थे, लेकिन अब जरूर भागेंगे। हमको रोकने की कोशिश भी की ना तो ठीक नहीं होगा। और रही बात चकोरिया की, अब उसी को बनाओ सेविका, निभाओ प्रथा। और हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा साहब कि इस पाप के दोषी हम हैं या ये प्रथा है साहब। बहन के हाथों बहन की हत्या, माँ के हाथों बेटी की हत्या, वजह एक ऐसी घिनौनी प्रथा को निभाने की कोशिश जिसका ना तो कोई मूल है और ना ही कोई हकीकत। बचपन से ही लड़कियां अपने पति, अपने नए घर, अपने नए बनने वाले रिश्तों को लेकर सपने सजोती हैं, और जब इन्हीं सपनों को तोड़ दिया जाए, उनकी इच्छाओं को रौंद दिया जाए, तो कुछ इसे अपना नसीब मानकर सहन कर लेती हैं और कुछ अपने तरीके से उनका हल निकालती हैं। लेकिन दोनों ही सूरतों में उनके जज्बात कुचले जाते हैं। वक्त आ गया है कि हम इंसानों द्वारा बनाई गई इन स्वार्थी प्रथाओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकें और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। इसी सोच के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।